हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामले। जैसा कि आप जानते हैं, हमने बिंदास बोल डॉक्टर कुमार कामले के साथ, जो हमारे डी एडिक्शन एक्सपर्ट है और साथ ही साथ वो एक सेक्सोलॉजिस्ट भी हैं। हमने सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कई सारे टॉपिक्स पहले भी हमारे एपिसोड्स में शामिल किए हैं। इस बार हम डी एडिक्शन सीरीज पर बात या चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार कामले, जो कि एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट है, हमें कई तरह के नशे और नशीले पदार्थों से कैसे बचा जाए, साथ ही साथ जो लोग नशे और नशे के पदार्थों का सेवन कर रहे होते हैं, उनके परिवार पे क्या असर होता है, उन्हें किस तरह की हेल्प की जरूरत होती है, उन्हें हम किस तरह से इस चक्रव्यूह से बाहर ला सकते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जो लोग जो ये नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे होते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, यानी नशे का दुष्परिणाम क्या है। काफी हद तक जो फैमिलीज होती है उन्हें इसकी मतलब कॉस्ट चुकानी पड़ती है, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो काफी हद तक इन चीजों से अनजान होता है, लेकिन उसके परिवार पर, उसके फैमिली पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। तो इस चलते चलते शो में आकर शामिल करते हैं डॉक्टर कुमार कामले को। वेलकम डॉक्टर कामले। गुड इवनिंग स्मिता जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो टॉपिक है नशे की बीमारी के वजह से जो नुकसान है और उसका नुकसान का असर जो फैमिली पर हो रहा है, इस टॉपिक पे आज हम चर्चा जो कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये टॉपिक इंक्लूड करने के लिए। एक बहुत वाजिब टॉपिक है और कई बार इसके बारे में डायरेक्टली कभी अंदाजा नहीं होता है, सोचा नहीं जाता, कभी चर्चा नहीं होती है। तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस एंड स्टार्ट द डिस्कशन। डेफिनेटली। और डॉक्टर कुमार कामले, ये बिल्कुल ही क्लियर है कि जो नशे का सेवन कर रहे होते हैं उन्हें इसके दुष्परिणाम नजर नहीं आते, इसीलिए वो कंटिन्यूड इस आदत के शिकार होते हैं। लेकिन इस बीच जो उनकी फैमिली होती है, जो उनका परिवार होता है, वो काफी हद तक अफेक्टेड होता है। उनके सामाजिक, सोशल वैल्यूज, स्टेटस और ये सब में भी काफी हद तक परेशानियां आती हैं, काफी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह के जो फेज है जिसमें फैमिली विदाउट एनी रीजंस सफर कर रही होती है ड्यू टू दैट पर्सन, तो इसमें फैमिली का अप्रोच कैसा रहना चाहिए, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। क्योंकि कई हद तक नशा करने वाले के परिवार को कई बार ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कैसे अपने को इस सिचुएशन से बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी फैक्ट शेयर करना चाहूँगा कि अलग अलग तरीकों से एडिक्शन या नशे की बीमारी के बारे में चर्चा हुई है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बात हुई है। इसमें एक और तरीका जिस नज़रिए से इसे देखा जाता है उसे एक डिजीज ऑफ फैमिली भी कहा जाता है। मतलब उस व्यक्ति के साथ साथ ये बीमारी उस परिवार को भी जकड़ती है। ये एक तरीके का इस बीमारी की खासियत मैं कहूँगा, दुर्भाग्यपूर्ण खासियत है ये। तो नशा करना अगर कोई एक व्यक्ति कर रहा है तो उसके वजह से जो नुकसान हो रहे हैं वो उस व्यक्ति को तो हो ही रहे हैं, उसके शरीर पर हो रहे हैं, उसके मन पर हो रहे हैं, आर्थिक तरीके से उसे खुद को ये नुकसान हो रहा है, सामाजिक तौर पर उसका खुद का नुकसान हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसके इस बीमारी के वजह से दुष्परिणाम जो है, विपरीत असर जो है, उसके परिवार के ऊपर भी हो रहा है। तो परिवार के ऊपर जब मैं दुष्परिणामों की बात करता हूँ तो परिवार को हम जब समझते थे छोटे छोटे यूनिट्स के हिसाब से अगर हम समझे तो बहुत आसान हो जाता है। परिवार तो साथ में रहते हैं कि मम्मी पापा है, बच्चे हैं, दादा दादी, नाना नानी, देवर देवरानी, भाई बहन, जो कुछ भी है ऐसे अगर है। लेकिन जब इन परिवार को भी हम मोटे मोटे तौर पर और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते तो इसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। जैसे हस्बैंड और वाइफ, इनका एक यूनिट होता है। बच्चे, माँ और बच्चे, इनका एक यूनिट होता है। माँ, पिता और बच्चे, इनका एक यूनिट होता है। बच्चे, भाई बहन, इनका खुद का एक यूनिट होता है। इसी के साथ साथ परिवार के अलग अलग सदस्य भी हो गए, तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। तो ये जो यूनिट्स है, ये जो इकाई है, ये
इन इकाइयों के बीच में हमेशा इंटरेक्शन होते रहता है। लेकिन जब ये नशे की बीमारी जब आ जाती है तो ये जो यूनिट्स है, समझ लीजिए अगर परिवार का मुख्य व्यक्ति पुरुष मेल वो नशा कर रहा है जी। तो उसका खुद का जो पहला प्राइमरी यूनिट है उसका और उसके वाइफ का वो गड़बड़ा जाता है। उसी के साथ साथ पिताजी के साथ जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो भी यूनिट जो है वो भी गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ाने का सीधा सीधा मोटे मोटे तौर पर कई बार साधारण सा सिंपल लॉजिकफुल कॉमन सेंस वाला कारण यही होता है कि स्वाभाविक सी बात है, नशा करने वाली व्यक्ति कभी भी पसंद की नहीं जाती है। और परिवार की कोई भी व्यक्ति हो, नशा करना ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो ये आमतौर पे किसी को भी पसंद नहीं आता है। और नशा करने के वजह से जो बर्ताव है उसमें जो गड़बड़ी हो रही है, फिर उस बर्ताव में या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है या चिड़चिड़ कर रही है, या जो कुछ भी बर्ताव में गड़बड़ियां आती है, स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि घर वालों के साथ जब इंटरेक्शन होता है नशे के पदार्थ के असर में, इन द इंटॉक्सिकेटेड स्टेट, तो ऑब्वियसली स्वाभाविक सी बात है वो अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता है। परिवार के लोगों में खटास आ जाती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और अगर ये रोज रोज होने लगे तो उस व्यक्ति के प्रति जो है एक घृणा सी आ जाती है, एक अच्छा नहीं लगने वाला भाव डेवलप हो जाता है। तो इसके वजह से ये जो शुरुआती जो खटास है वो धीरे धीरे इरिटेशन में बदलाव होने लग जाता है। और फिर वो जो नशा करने वाली व्यक्ति है उसको देखते ही घर के बाकी लोगों का जो है मन खट्टा हो जाता है। छोटे भाषा में, सिंपल भाषा में बोलूं तो दिमाग हटने लगता है। और फिर ये व्यक्ति रोज रोज नशा कर रही है, उसका नशे का जरूरतें भी बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, और घर में जो है आर्थिक तंगी तो होती ही जा रही है इस नशे के ऊपर खर्चे की वजह से, और साथ ही साथ घर की जो शांति है उसमें भी अशांति आते जा रही है। तो घर में धीरे 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 करके घर के सभी व्यक्तियों के लिए ये जो नशा करने वाली व्यक्ति है और उसकी ये जो नशे की बीमारी है, ये जो है ये कहीं ना कहीं असंतुष्टता पैदा करने लगती है, डिससैटिस्फैक्शन ऑफ लाइफ पैदा करने लगती है, मन में तनाव रहने लग जाता है। और इस तनाव वाली परिस्थिति में लगातार जीने के वजह से परिवार के जो अलग अलग लोग हैं इनके ऊपर अलग अलग असर आने लग जाते हैं। जैसे एक सिंपल भाषा में हम कहते हैं टेंशन है। टेंशन के वजह से, टेंशन तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है लेकिन उसके अलग अलग अगर मैं रूप बताऊं तो जैसे उदासीनता के लक्षण बहुत कॉमन है, पत्नियों में देखे जाते हैं। अगर पति नशे की बीमारी से पीड़ित है, उदासीनता या डिप्रेशन के लक्षण, या बेचैनी एंजाइटी के लक्षण, हमेशा डर में बने रहना, घबराए हुए रहना कि भाई ये नशे के असर में अगर आ गए तो क्या करेंगे, कहीं हाथ ना उठाते, बच्चों को ना मारे, या झगड़े हो जाते हैं, गुस्से वाला, हमेशा गुस्सा मन में बना हुआ रहता है, नींद की हमेशा कमी रहती है, मन में हमेशा दुख की भावना बनी हुई रहती है। तो ये अलग अलग तरीके के टेंशन के परिणाम औरतों के मन पर या पत्नियों के मन पर दिखाई देने लगते हैं जब उनके पति या परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति नशे की बीमारी से पीड़ित होता है। इसी के साथ साथ अब पत्नी जो है वो एक मन की बीमारी से पीड़ित है। अब यहाँ पर आ जाता है कि भाई इसका असर बच्चों के ऊपर क्या होता है। बच्चे रोज देखते हैं कि पापा नशा करके आ रहे हैं, या पुरुष व्यक्ति कोई तो भी घर की नशा करके आ रही है, उसके वजह से मम्मी पापा में बनती नहीं है, उनके झगड़े होते हैं, उसके वजह से अब वो पापा से डरने लग जाते हैं, पापा से डरे डरे रहते हैं। मतलब जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने हमें जन्म दिया है, हम अपने जन्मदाता से ही डरने लग जाते हैं, मन में डर पैदा हो जाता है। आगे चलकर यही सिलसिला जारी रहा तो कुछ दिनों बाद घृणा आने लगती है, गुस्सा आने लगता है कि भाई ये आदमी ऐसा क्यों है। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके माता पिता के प्रति भी जो है क्रोध आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, और ये गुस्सा बाकी चीजों में भी जाहिर होने लगता है। व्यक्ति स्वभाव से गुस्सैल हो जाता है, जो उसका नॉर्मल नेचर है उस नेचर में
गुस्सा एक ज्यादा मात्रा में रहने लग जाता है, पनपने लगता है, छोटी छोटी बात पे तुरंत गुस्सा आ जाना। और इसके कारण फिर बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत जाती है, स्कूल में भी वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लग जाते हैं, या अपने दोस्ती नहीं निभा पाते, दोस्ती नहीं टिका पाते हैं। कुछ मामलों में, बच्चों के मामले में ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा डरने के वजह से वो एंग्शियस हो जाते हैं, बेचैनी वाली बीमारियां उनमें ज्यादा कॉमन होने लग जाती है। जैसे जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है कि धीरे धीरे उनका बॉडी पे जो कंट्रोल आने लगता है, तो उन्हें यूरिन जो है वो खुद से उन्हें समझ में आता है, सेंसेशन आने लगता है, और वो कुछ समय के बाद उन्हें समझ में आता है, रात को बिस्तर नहीं गीला करते, वो सोने के पहले टॉयलेट जाते हैं, आते हैं। बट ये जब ऐसे बच्चे जब अपने जिनके घर पर माता या पिता जो है ड्रिंक से पीड़ित है, ड्रिंक या कोई भी नशे की बीमारी से पीड़ित है, तो वो डर के वजह से ये डर कायम रह जाता है। और ये जो उम्र के साथ जो चीज अचीव हो जानी चाहिए थी, ये काबिलियत जो अचीव हो जानी चाहिए थी कि यूरिन के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए था, कुछ कुछ मामलों में ये कुछ साल और आगे तक जारी रहता है। तो वो जो कुछ उम्र के बाद भी बच्चे जो है, हमारे पास कई बार ऐसे माताएं लेके आती है कि बच्चा अभी भी बिस्तर गीला करता है, 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, अभी भी बिस्तर गीला करता है रात को। तो ये भी एक कारण देखा गया है कि हमेशा बना हुआ मन में जो डर का वातावरण है, घर में तनाव का वातावरण है, डर है अपने पेरेंट्स के प्रति, खासकर जो ड्रिंक करने वाली व्यक्ति है उसके प्रति, उसके वजह से भी मन पर ये विपरीत परिणाम देखे गए हैं बच्चों के। यही बच्चे आगे चल के उनके लिए एक और तरीके का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है कि पापा तो रोज नशा करते हैं, या घर में तो हमारे नशा कॉमन है। सो ये गलत है, ये समझदारी उनमें डेवलप नहीं होती, और उन्हें लगता है कि यही नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा है, दिस इज नॉर्मल, ऐसे उनके मन में एक समझ आ जाती है। और आगे चल के, आगे बढ़ के वो भी नशे के पदार्थ का रेगुलरली सेवन करना शुरू कर दे, क्योंकि हमने एकदम सबसे पहले एपिसोड में जो कहा था ना कि वातावरण के वजह से भी व्यक्ति नशे की बीमारी में जा सकता है, तो ये एक वातावरण का बहुत अहम हिस्सा है। जेनेटिक तौर पे तो नशे की बीमारी के जीन्स जरूर मिलते हैं बच्चों, बड़ों से बच्चों में, अगर बड़ों में नशे की बीमारी है तो उनके बच्चों में नशे की बीमारी होने के आसार ज्यादा होते, चांस ज्यादा होते, लेकिन जो आसपास का माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो भी इसमें इजाफा करता है कि ये बीमारी उभर कर सामने आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम देखा गया है, ये भी एक क्या कहते हैं नुकसान देखा गया है नशे की बीमारी का उन परिवारजन के जीवन पर। तो ये तो हो गए मम्मी और बच्चे, या अपना हमारे पार्टनर और हमारे बच्चे, इन पर होने वाला बुरा असर। तो ये मोटे मोटे तौर पर ये एक परिवार को जो है ये बीमारी पूरी तरह झंझोड़ देती है। जो सिर्फ जो व्यक्ति नशा कर रहा है सिर्फ उसे ही नुकसान नहीं कर रही है, तो ये पूरे परिवार को भी एक बहुत नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करती है, बहुत नकारात्मक तरीके से इसका असर देखा गया है। और ये जो है ये एक दिन में, ये मतलब क्या कहते हैं, ये एक दिन की बात नहीं होती, ये जिंदगी भर इसका असर रहता है। बस आज ही का किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ही की बात है। मेरे पास एक पेशेंट है, उसने खुद को नुकसान, फीमेल पेशेंट है, उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और एडमिट थी। उसको फिर जाके हमने चेक किया, पूछा भाई क्या हो गया, तो उसने कहा कि मेरे पति के शराब पीने की जो परेशानी है उससे मैं तंग आकर मैंने खुद को ये नुकसान पहुंचाने का फैसला किया। तो देखिए नशा कौन कर रहा है और जान किसकी खतरे में जा रही है। तो ये विपरीत परिणाम जो है ये इस तरह से अलग अलग परिवार के लोगों के ऊपर मानसिक तौर पे भी इसके विपरीत परिणाम है, साथ ही साथ शारीरिक तौर पे भी होते हैं। अगर घर पर फिजिकल अब्यूज हो रहा है, मारा पीटी हो रही है, तो उसके वजह से भी शारीरिक तौर पर नुकसान हो रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब सारा पैसा जो है नशे में, अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा इस्तेमाल हो रहा है तो घर की छोटी छोटी जरूरतों पे पैसे नहीं खर्च हो पाते हैं, तो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। फाइनेंशियल लॉसेस होने की वजह से स्वाभाविक है जो
जीवन जीने का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो एक अच्छा नहीं होता है, तो खाने पीने का कुछ न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता है, दुष्परिणाम दुर्भाग्यपूर्ण जो शारीरिक जो ग्रोथ है जी उसमें दिक्कत आती है, लीन एंड थिन रह जाते हैं बच्चे, वजन कम रहता है, ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ी सी रूटीन थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, सारे मतलब नशा करने वाली व्यक्ति की वजह से ये जो परिणाम हुए ये कभी डायरेक्टली कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि जब नशे करने वाली व्यक्ति आती है या लाई जाती है तो सारा फोकस जो है उसके ऊपर दिया जाता है कि भाई उसको ट्रीटमेंट करना है, उसे सही करना है, उसको नशे से दूर रखना है। लेकिन इसी के साथ साथ परिवार के बाकी लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है, क्या हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं, और जरूर काम करना ही होता है, तो ये भी काम करना बहुत जरूरी है। जिसमें डॉक्टर कुमार हमने अभी बहुत सारे रिहैब सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे ये नशे की आदत जिनको होती है उन्हें छुड़ाने के लिए लोग जाते हैं और सोचते हैं कि कुछ दिन वहां रहने से उनकी आदतें छूट जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनके परिवार पे भी उतना ही असर होता है, उनका भी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने जैसे कहा, जैसे आपके पेशेंट का आपने एग्जांपल दिया। तो आप जैसे एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि ये एक फैमिली डिजीज है, तो आप किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? क्या आपका फोकस जनरली तो वो पेशेंट होता है जिससे नशे की बीमारी है, लेकिन आप उनके बाकी परिवार को भी क्या काउंसलिंग करते हैं? एग्जैक्टली जो पेशेंट है वो तो मेरा प्राइमरी फोकस होता ही है ट्रीटमेंट का, कि भाई उसे जो कुछ भी ट्रीटमेंट की जरूरत है वो सारी ट्रीटमेंट के तरीके इस्तेमाल करके उसे मदद मुहैया करानी है। लेकिन साथ ही साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई उसके परिवार के लोग, उनमें कोई मानसिक तौर से परेशानी है क्या, तो उसे भी हम एड्रेस जरूर करते हैं। जैसे कई बार वाइफ जो होती है उनमें उदासीनता या डिप्रेशन की बीमारी होती है, तो हम उनका भी ट्रीटमेंट जरूर शुरू कर देते हैं। क्यों ट्रीटमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जब हम नशे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसके ट्रीटमेंट का बहुत सारा इम्पोर्टेंट लोड जो है, काम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परिवार के लोगों के ऊपर होती है, दी जाती है। तो अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो वो कैसे सहारा बन पाएंगे इस मन की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को सहारा देने के लिए। तो इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि भाई परिवार के लोगों में कोई मानसिक परेशानी है क्या, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट जरूर करते हैं। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो चीज है कि ये डिजीज का कंसेप्ट सिखाना बहुत जरूरी होता है घर वालों को। और बेसिक बेसिक मोटे मोटे तौर पे 2 लाइनें तो मेरी जाती ही जाती है, समझाई जाती है कि भाई ये एक नशा जो है ये एक मन से जुड़ी बीमारी है, ये लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, और ये बार बार वापस घूम फिर के वापस आने वाली बीमारी है, बार बार होने वाली बीमारी है। मतलब ये जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए गायब हो, ये वापस रिपीट हो सकती है, वापस मुड़कर आ सकती है। और इम्पोर्टेंट इसमें एक और मैसेज होता है कि भाई हमारी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसे जड़ से नहीं गायब कर सकता, लेकिन मेरी ये कोशिश जरूर रहेगी कि मैं इसे कंट्रोल कैसे करूं, और ये कंट्रोल करने के हिसाब से ही हमारी सारी जो है मदद जो होती है पेशेंट को वो सारी मुहैया कराई जाती है, एंटी क्रेविंग मेडिसिन हो गई या जो कुछ भी है। तो ये बेसिक मोटे मोटे तौर पर ये जो परिवार के लोग हैं इनके लिए जो है हमारा मोटे मोटे तौर पर काम होता है। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो भी होता है कि जैसे नशा करने वाली व्यक्ति यही अगर कमाने वाला इकलौता परिवार का सदस्य है और जो नशे की बीमारी की वजह से अब कमा नहीं पा रहा है, तो ये जो है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे भी हम काम जरूर करते हैं कि हम अब उस परिवार का दूसरा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जो अब कमाई की जिम्मेदारी उठा सके, हु कैन बी द ब्रेड विनर फॉर द फैमिली नाउ ऑनवर्ड्स। फिर वो कोई भी हो सकता है, वो पत्नी हो सकती है। कई बार हमारे सोसाइटी में ऐसा देखा गया है कि पत्नी जो है वो होम मेकर है, प्रोफेशनली होम मेकर है, गृहिणी है, और वो समाज में बाहर जाके खुद से कभी कोई एक्टिविटी नहीं करती जिससे इनकम पैदा हो। लेकिन जब ऐसी बात आ जाती है, जब नशे की बीमारी की बात आ जाती है आगे, और जिसमें
व्यक्ति जो है नशे की बीमारी की वजह से नहीं कमा पा रहा है, तो ऐसे मामलों में जो पत्नी है उसे शोल्डर करना पड़ता है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इंक्लूडिंग जो आर्थिक जिम्मेदारी है वो भी वो उठाती है। वो भी खुद जाकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों से वो पैसे, मतलब घर की जो आर्थिक जरूरत है उसे कैसे पूरा किया जाए उसके हिसाब से वो उसको उन्हें जो है सजेशंस दिए जाते हैं। अलग अलग जॉब ऑप्शंस होते हैं तो उन्हें वो पूछा जाता है आप कौन से जॉब ऑप्शंस आपके हिसाब से आपको लगता है कि आप कर पाओगे, आप उस हिसाब से। कई बार छोटी छोटी सी चीजें होती है कि भाई सिंपल सा कोई कोर्स है जो अगर वो कर ले तो वो इकोनॉमिक बर्डन को शोल्डर करने में मदद हो। जैसे सिलाई का कोई छोटा सा कोर्स है कि वो अगर वो सीख लेते हैं, वो घर पे बैठ के, मतलब बाहर भी नहीं गए लेकिन घर पे बैठे ही छोटी मोटी सिलाई कर लेते हैं, लोगों के कपड़े सिल देते हैं और उससे उनके घर में आमदनी आने लगती। तो ये सिंपल से लॉजिकल सॉल्यूशंस जो होते हैं ये भी हम करते हैं, प्रोवाइड, मतलब उन्हें सजेस्ट करते हैं, जिसके जरिए एक ओवरऑल जो है सिर्फ पीड़ित व्यक्ति का इलाज नहीं है, तो हम पूरे पारिवारिक स्तर पर जो है हर व्यक्ति को इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए वो क्या किस लेवल पे क्या रोल प्ले करते हैं और उस रोल को सशक्त बनाने के लिए हम क्या उन्हें सजेशन दे सकते हैं या हम क्या उन्हें और क्या कहते हैं मजबूती दे सकते हैं, ये हमारा ओवरऑल फोकस होता है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर कामले, एक और सवाल है कि लोअर टू मीडियम जो मिडिल क्लास फैमिली है उन पर कई हद तक इस बीमारी का जो असर देखा गया है वो आर्थिक तौर पे देखा जाता है कि उन्हें सबल आर्थिक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात, जहां भी लोग नशे की बीमारी से पीड़ित होते हैं उनके भी परिवार में तरह तरह की परेशानियां होती है, लेकिन आर्थिक परेशानियां कुछ कम होती है क्योंकि जो जनरली जो वुमेन ऑफ द फैमिली होती है या जो वाइफ होती है वो भी इक्वली केपेबल होती है घर को चलाने के लिए। लेकिन ऐसे में बच्चों पे ये असर होता है कि कई बार जैसा आपने बोला वो उदासीन हो जाते हैं, उन्हें जीवन के प्रति कुछ खास रुझान नहीं रहता। इसमें दो असर खासकर देखा गया है, या तो वो रेबेलियस हो जाते हैं यानी कि वो विद्रोह कर देते हैं, या तो वो बिल्कुल ही मैच्योरिटी तो में बहुत पहले आ जाती है, या वो रेबेलियस हो जाते हैं या वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जो कि दोनों ही एक्सट्रीम्स है अपने बिहेवियर का। तो बच्चों को इस पूरे कार्यक्रम से, इस पूरे सिस्टम से जो दुष्परिणाम देखने को मिल रहे होते हैं उनके बारे में आप कुछ बताएं। जी, बच्चों के ऊपर जो है बेसिकली जब भी बच्चों के एज ग्रुप की बात आ जाती है और उनके ऊपर अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो क्या कौन से डोमेन में ज्यादा मुश्किल करने वाले, ऑब्वियसली उस वक्त उनके फिजिकल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है, इमोशनल ग्रोथ पर भी असर पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो है उनके एजुकेशनल करियर पर भी असर पड़ता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, हम कौन से लेवल पे किस चीज में क्या दुष्परिणाम देखा जा रहा है उसको कैसे करेक्ट कर सके। जैसे इमोशनल हेल्थ में अगर कोई दुष्परिणाम, कोई दिक्कतें हम देख रहे हैं कि भाई उन्हें कोई डिप्रेशन जैसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं या एंजाइटी से जुड़े हुए लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम एड्रेस करते हैं, उसमें किस तरह से बदलाव लाया जा सके। कई बार एजुकेशनल लेवल पे कि भाई स्कूल रेगुलर नहीं जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, मतलब ऑब्वियसली इमोशनल लेवल पे सही तरीके से हेल्दी ना होने की वजह से जो कंसंट्रेशन वाली बात आ जाती है या काम पढ़ाई में मन ना लगने वाली बात आ जाती है, हेल्दी मूड जो नहीं होता है, तो उसके ऊपर दुष्परिणाम देखे जाते हैं। तो हर डोमेन में हम कैसे मदद कर सके उसके ऊपर हम काम जरूर करते हैं और जितना हो सके बच्चों के लिए जिंदगी नॉर्मल कैसे रहे उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो वही होता है कि हम परिवार के हर स्तर पर जब हम काम करते हैं तो ये धीरे धीरे चीजों में सुधार आता है। एक दिन में अचानक से सब एकदम ऐसे सब बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं होता है। एंड जितना हम परिवार के लोगों को प्रिपेयर करके रखें कि भाई ठीक है अभी आपने इस नशे से पीड़ित व्यक्ति को लाए हैं, इलाज शुरू किया है, अभी कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गया, लेकिन हमेशा तैयारी जरूर रखिए कि ये शायद बीमारी लौट के आ सकती है और तब घबराना नहीं है। हम उसकी तैयारी पहले से करके जो अभी बोल रहे हैं ना
कि हम सेकेंड वेव से गुजर रहे हैं, भाई तीसरी वेव भी आने वाली है, अभी से तैयारी करो। सो ये जो है ना, ये रिलैप्स प्रिवेंशन हम ये भी सिखाते हैं रिलेटिव्स को, ये भी सिखाते हैं अगर वापस पहले जैसा हुआ तो क्या करेंगे, उसकी भी तैयारी हम पहले से करवा के रखते हैं। आर्थिक तौर पे उनको प्लानिंग करनी है तो वो करवाने की मदद, मतलब हम अंदाजा दे के रखते हैं, या मानसिक तरीके से हम कैसे इससे सामना करें, इसके लिए भी हम तैयारी करके रखते हैं। सो जो ओवरऑल जो इम्पोर्टेंट जो मैसेज है ना नशे की बीमारी से जुड़ा हुआ, कि भाई ये बार बार होने वाली बीमारी है, तो हमें नजरअंदाज नहीं करना है, और ये सोच के कभी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाने कि अरे अब तो इसने छोड़ दिया एकदम बढ़िया हो गया। मेरी एक काउंसलर है, वो हमेशा एक एग्जांपल देती है कि जब नशे की बीमारी छूटती है ना, तो इट इज लाइक स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। मतलब जो चोटी है, एक पहाड़ की चोटी पे खड़े रहे जैसा है। इस चोटी पे जब तुम खड़े रहते हो तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो तुम कभी भी इस चोटी से नीचे गिर सकते हो। तो हमेशा सतर्क रहना है कि भाई मैं वापस इस बीमारी के खाई में न जाऊं। मैं बाहर तो आ गया हूँ नशे की बीमारी से, लेकिन मैं वापस इस खाई में ना जाऊं, इसकी कोशिश हमेशा करनी है। तो ये अगर समझा पाए हम लोगों को, पेशेंट्स को भी और उनके रिलेटिव्स को भी, तो हमारे लिए सक्सेस जो है वो ज्यादा आसान हो जाती है नशे की बीमारी से बाहर उभर कर आने की। जी। तो धन्यवाद डॉक्टर कुमार कामले, आपने नशे के दुष्परिणाम हमारे ऑडियंस के साथ डिस्कस किए। इसमें कई हद तक जैसे हमने देखा कि परिवार और खासकर कि बच्चों पर इसका एक गलत प्रभाव देखा जा रहा होता है, लेकिन चूंकि ये एक बीमारी है जिसे आप ठीक करने की बिल्कुल ही कोशिश कर सकते हैं। बाकी बीमारियों की तरह इसका भी इलाज संभव है। आप जरूर डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट को जो आपके एरिया में है या जो आपसे नजदीक है वहां अप्रोच करें, उनसे मदद मांगे और इस व्यक्ति को भी इस नशे की बीमारी से दूर करने के लिए कोशिश करें, क्योंकि बच्चों और पूरे परिवार का भविष्य इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल रहेगा। हम इसी तरह से आगे चर्चा करते रहेंगे नशे की बीमारी और उसके दुष्परिणाम के, ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें। कई बार लोग इसे हल्के में लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये तो मैं आज ले रहा हूँ कल नहीं लूंगा, और इस तरह से ही वो छोटी सी जो आदत है वो एक ऐसा महामारी का रूप धारण कर लेती है, जैसा कि ये कोरोना है, जिससे आप बच नहीं पाते, जिसके जो बुरे परिणाम है वो आपके परिवार पे और आप पे नजर आने लगते हैं। तब वो बंदा सोचता है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जो मैं इससे बाहर आ सकूं। इसमें सिर्फ आपका विल पावर ही आपको इस परिस्थिति से बाहर ला सकता है। अगर आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे इसे छोड़ना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उसे छोड़ने पे वापस उस आदत को लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। एक आप ही हैं जो आप अपनी मदद कर सकते हैं। आपके परिवार की खुशहाली भी आपके ही हाथों में है। तो मैं सारे जो भी हमारे ऑडियंस हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही अपील करूंगी कि अगर आप किसी न किसी नशे की बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है, तो आज ही आप उससे बाहर आने की कम से कम कोशिश करें। सोचिए और पहल करें कि हम कहाँ गलत है और हमें किस तरह की मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पहल करेंगे तो जरूर मंजिल आपके पास होगी। So, I mean, on this note, we would try to make India a country which is free of any kind of addiction, चाहे वो स्क्रीनी एडिक्शन क्यों ना हो, किसी भी तरह का नशे का पदार्थ न इस्तेमाल करें लोग, और अपने फैमिली और उनकी खुशियों का पूरा देखभाल कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू स्मिता जी, थैंक यू सो मच।